इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। आपने देखा होगा कि रेंट एग्रीमेंट में ज़्यादातर मकान मालिक ये लिखते हैं कि ये 11 महीने की अवधि ख़त्म होने के बाद किराया 10% बढ़ जाएगा या 15% बढ़ जाएगा, या जो भी वो लिखते हैं कि किराया बढ़ जाएगा। तो क्या ये क्लोज लिखनी मकान मालिक के लिए उचित है? इससे मकान मालिक के ऊपर कहीं कोई लीगल रिस्क तो नहीं पैदा हो जाता ये क्लोज लिखने से? इस बात का विश्लेषण करूँगा। पहली बात तो ये है कि रेंट एग्रीमेंट ज़्यादातर 11 महीने का ही बनता है। क्यों बनता है ये भी बता देता हूँ जिनको नहीं पता। रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17(1)D के हिसाब से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज पे दे रहे हो या किराए पे दे रहे हो और 12 महीने से अधिक के लिए दे रहे हो तो कंपल्सरी रूप से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो जो ईयरली रेंट है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी जाएगी। हर राज्य में स्टैंप ड्यूटी अलग है, तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ जितनी भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी वो भी आप लोगों को भरनी पड़ेगी, चाहे उसे किराएदार भरे, चाहे मकान मालिक भरे, चाहे दोनों आधा आधा भरे। और उसमें असुविधा भी होती है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम खर्च होता है। तो स्टैंप ड्यूटी ना देना पड़े, रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, तहसील के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए लोगों ने प्रैक्टिकल उपाय ये सोचा कि भाई हम 12 महीने से कम का एग्रीमेंट बनाना शुरू कर देते हैं, 11 महीने का बना लेते हैं, 10 महीने का बना लेते हैं, पर 10 महीने ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसलिए एक स्टैंडर्ड रिवाज सा चल गया 11 महीने का बनाने का, ताकि रजिस्ट्रेशन से बचा जा सके, कानूनी रूप से बचा जा सके। अब कानून इतना तो समझ लिया कि 11 महीने का है तो स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में, रजिस्ट्रार ऑफिस ना जाने के चक्कर में आपने बना लिया। परंतु कानून एक बात और कहता है हमेशा, वो ये कहता है कि भाई कानून इंटेंशन भी देखता है, नीयत भी देखता है। तो आपने अगर 11 महीने का बनाया तो ऐसे तो आप 11 महीने 29 दिन का भी बना सकते हो। तो 11 महीने 29 दिन लिख दोगे तो भी तो 12 महीने से कम का ही होता है ना। तो फिर 11 महीने 29 दिन का क्यों नहीं बनाते, 11 महीने का क्यों बनाते हैं? वो सिर्फ इसीलिए ताकि चोरी करते समय ये ना लगे भाई कि बिल्कुल ही एक दिन जानबूझ के कम रखा है ताकि 12 की लाइन टच ना हो। परंतु ये चालाकी जो है वो कई बार उल्टी पड़ जाती है। अगर आपने 11 महीने भी लिख दिया रेंट एग्रीमेंट में और उसके अंदर ऐसा लिख दिया कि किराया 11 महीने की अवधि के बाद बढ़ाया जाएगा रिन्यू करते समय या आपसी सहमति से बढ़ाया जाएगा, कुछ भी ऐसा लिख दिया, रिन्यू के बारे में एक्सटेंड हो जाएगा ये एग्रीमेंट, ऐसा लिख दिया, कोई भी शब्दावली लैंग्वेज आपने उसमें यूज की हो इस प्रकार की, तो उसका अर्थ ये हो गया, सॉरी बीच में फोन आ गया, तो उसका अर्थ दोस्तों ये हो गया कि भाई आपकी जो इंटेंशन है शुरू से ही जो आपकी नीयत है वो 11 महीने की के लिए प्रॉपर्टी किराए पे देने की नहीं है, बल्कि 22 महीने के लिए या उससे ज्यादा महीने के लिए देने की है। तो कल को अगर आपका किराएदार प्रॉपर्टी 11 महीने बाद खाली नहीं करता या आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आप एविक्शन कराना चाहते हो, वो खाली नहीं करना चाहता, आप कराना चाहते हो, मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है, तो भाई सबसे पहले तो जज साहब ये बोलेंगे कि भाई तुमने इसे रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवाया। आप बोलोगे सर ये तो 11 महीने का बना था, बाद में 11 महीने के लिए तो रिन्यू हुआ था, तो रिन्यू हुआ था उसी किराएदार के साथ रिन्यू हो गया, एक्सटेंड हो गया, वहीं पे वो रह रहा था, और जिस समय पहली बार आपने एग्रीमेंट बनाया उसी समय आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन यही थी कि मैं इसे खाली नहीं करवाऊंगा। तो इसका मतलब है आपने स्टैंप ड्यूटी चोरी करने के लिए, सरकार का फुद्दू बनाने के लिए जानबूझ के पहले 11 महीने के लिए बनाया, सीधा 22 महीने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि सीधा 22 महीने के लिए बनाते तो 12 महीने से ऊपर हो जाते और फिर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता। तो ये स्टैंप ड्यूटी चोरी का मामला हो गया मेरे भाई, और इसमें फिर जो स्टैंप ड्यूटी लगनी थी ऑफिशियली वो तो लगेगी, और फिर उस राज्य के जो नियम हैं पेनल्टी लगाने के, वो भारी भरकम पेनल्टी भी जो आपने स्टैंप ड्यूटी चोरी करी वो भी भरनी पड़ सकती है।
तो एक तो ये खतरा हो गया मकान मालिक के लिए। दूसरा बड़ा खतरा जो स्टैंप ड्यूटी या पैसे से अधिक सीरियस है वो ये है कि ज्यादातर राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट है और रेंट कंट्रोल एक्ट से किराएदारों के अधिकार गवर्न होते हैं और ज्यादातर रेंट कंट्रोल एक्ट किराएदारों के फेवर में होते हैं। अब आपको आपकी प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, कुछ भी है, आपने दे दी किराए पे। अब आप कह रहे हो भाई साहब खाली करो, मुझे जरूरत है, लेकिन आपने रेंट एग्रीमेंट में ये वाली शर्त लिख रखी है कि भाई हर साल किराया 10% बढ़ता रहेगा या हर टर्म पे किराया इतने रुपए से बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आपने प्रॉपर्टी दी थी तब आपके मन में ये था कि मुझे इस प्रॉपर्टी की निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं है और मेरे को जरूरत नहीं इस प्रॉपर्टी की, मैं इसे किराए पे दे रहा हूं और लंबे समय के लिए मैं देता रह सकता हूं, रिन्यू कर सकता हूं, एक्सटेंड कर सकता हूं। तो अगर आपके किराएदार से डिस्प्यूट हो गया, एविक्शन कराने आप गए, खाली करने का आपने उसे नोटिस भेजा, कुछ भी किया, तो आपका किराएदार इस क्लॉज का फायदा उठा के ये बोलेगा भाई साहब आपने जब मुझे दिया था ये कह के दिया था कि लंबे समय के लिए तो मैं किराए पे रख रहा हूं, अब आप मुझे 11 महीने बाद नहीं निकाल सकते, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। और फिर यही ग्राउंड वो कोर्ट में लेके जाएगा कि जनाब इसकी इंटेंशन शुरू से ही मुझे लंबे समय के लिए किराए पे देने की थी, इसको प्रॉपर्टी की कोई जरूरत ना तब थी ना अब है, इसे कोई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, जानबूझ के ये कह रहा है कि मुझे यहाँ रहना है, जानबूझ के कह रहा है कि मुझे यहाँ दुकान खोलनी है, इसे नहीं है जरूरत। और फिर रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपको वो प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है, क्या बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। तो ये एक ऐसी क्लोज है जिसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। मान लो 11 महीने बाद मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको किराया बढ़ाना भी है तो आप 10वें महीने में किराएदार को बोल दो भाई साहब अगले महीने आपका ये खत्म हो रहा है और अगर आप आगे चलाना चाहते हो इसे तो हम एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें जो किराया है वो इतना नहीं होगा बल्कि बढ़ के इतना होगा जितना भी आपको बढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 10% लिख दिया तो सामने वाला 10% मान ही लेगा। बहुत बार तो आप 10% लिखते हो, वो कहता है मैं नहीं बढ़ा रहा 10%, तो आप 5% पे भी तैयार हो जाते हो। कई बार बढ़ाने से ही मना कर देता है वो, तो भी आप तैयार हो जाते हो। तो न्यू एग्रीमेंट बनाओ, रिन्यू वर्ड यूज मत करो, एक्सटेंड वर्ड यूज मत करो, बोलो नया एग्रीमेंट बनाएंगे। नए एग्रीमेंट का पुराने एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हो सके तो उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पे बनाओ ताकि पार्टीज भी सेम ना रहे, रेंट भी सेम ना रहे, सिक्योरिटी भी सेम ना रहे और नए एग्रीमेंट का पुराने एग्रीमेंट से कोई लेना देना भी ना रहे। तो अगर आप इस क्लोज को लिखोगे ही नहीं तो आप ज्यादा सुरक्षित रहोगे एज मकान मालिक। हाँ, पर ये जो बात मैंने कही है ये मैंने 11 महीने के एग्रीमेंट के लिए की है जो रजिस्टर्ड नहीं करवाते लोग। अगर आप कोई लंबे समय के लिए ही प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, और आप उसे रजिस्टर्ड भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उसके अंदर तो फिर आप 5 साल का जो किराया है वो खोल ही सकते हो ना। उसमें आप लिख सकते हो भाई पहले साल किराया इतना रहेगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, एंड सो ऑन। हाँ, उसमें भी ये मत लिख देना कि 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद फिर ये एग्रीमेंट रिन्यू हो सकता है। अरे जरूरत क्या है, रिन्यू हो सकता है, रिन्यू नहीं हो सकता है। आप एज ए मकान मालिक क्यों लिख रहे हो कि रिन्यू हो सकता है? आपका मन करेगा तो रिन्यू करना, नहीं मन करेगा तो मत करना। क्या पता तब तक आप दुनिया में रहो भी या नहीं रहो, आपके बच्चे समझेंगे रिन्यू करना है नहीं करना। आप क्यों लिख रहे हो रिन्यू करना है? तो ये रिन्यूअल और एक्सटेंशन जैसे शब्द रेंट एग्रीमेंट में प्रयोग करना और किराएदार को एक लिखित आश्वासन देना इस प्रकार का कि भाई तुम रहते रहो, तुम्हारे बाप दादाओं की है ये, हमने तुम्हारा कोई कर्जा लिया था, तुम परमानेंट गेस्ट बन के यहाँ रहो, ये एक किस्म से मूर्खता ही है। ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है और मकान मालिक के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।